हमारे पास आज टॉपिक है पढ़ने को इंपल्स। टॉपिक है आज हमारे पास इंपल्स। कभी कभी हमें पुरानी चीजें पढ़नी पड़ती है, इसका अब कोई खास यूज नहीं बचा है। ये इंपल्स उस समय पढ़ाया जाता था या उस समय की खोज है, उस समय की फिजिक्स है जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं आए थे। लेकिन जब से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आए फिजिक्स काफी इजी हो गई, फिजिक्स को एक्सप्रेस करना इजी हो गया। इंपल्स उससे पहले की कहानी है, तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में जितना है उतना पढ़ा देता हूं। इंपल्स, बेटा इंपल्स वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगती है। जब कोई फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम लगती है तो हम बोलते हैं इंपल्स जनरेट, इंपल्स लगाए किसी। जैसे सपोज करो मैंने ताली बजाई, ये ताली, तो अब आप बताओ दोनों हाथ का जो संपर्क हुआ कितने टाइम के लिए हुआ? क्या हम उसे स्टॉप वॉच लगा के कैलकुलेट कर लेंगे? क्या हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाथ ने, अच्छा मैं यदि यूं करके खिसकाता हूं तो ये टाइम तो मेजर हो जाएगा, मैंने इसको धक्का दिया यूं करके, ये मेजर कर सकते हो। लेकिन बताना, मैंने कोई एक और एग्जांपल लेता हूं, कोई कील ली और हथौड़ी मार के खट, पहला स्ट्रोक मारा और कील घुस गई सपोज करो, तो बताओ हथौड़ी ने उस कील को कितनी देर के लिए फोर्स लगाई? बताओ इज इट पॉसिबल टू मेजर दैट टाइम प्रैक्टिकली? अगेन आई एम रिपीटिंग द एग्जांपल, मैंने कोई कील ली, उस पे हथौड़ी मारी, खटाखा, और कील घुस गई, ठीक है, नो डाउट फोर्स तो लगी है, लेकिन बिलीव मी वो जो फोर्स लगी है वो कितने टाइम के लिए लगी है ये कैलकुलेट करना काफी मुश्किल काम है। समझ गए होगे? एक और, मैं बैटिंग कर रहा हूं, सामने बॉल आई, तड़ाक, मैं खेल रहा हूं तो झटके मारूंगा, शॉट मार दिया, तो बताइए बॉल ने बैट को कितनी देर के लिए बॉल और बैट का संपर्क कितनी देर के लिए हुआ? ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है ना? अच्छा सपोज करो दो ट्रेन का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ, खटाक, बॉल दीवार पे मारी मैंने, खटाक। ये सारे जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं इन सब में जब दो बॉडियां टकराई, कोलिजन हुआ, ताली बजाई, बैट ने बॉल को मारा, हथौड़ी ने कील को ठोका, तो ये जो टाइम इंटरवल था ये बहुत शॉर्ट था। तो जब ये इफेक्ट आता है तो हम उसका वर्ड यूज कर देते हैं इंपल्स, ठीक है। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम द इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स एंड इट इज कैलकुलेटेड एज, और एक इम्पॉसिबल सा फॉर्मूला, फोर्स कितनी देर के लिए लगी, फॉर्मूला समझिएगा। इंपल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंपल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो कोई भी फोर्स कितनी देर के लिए लगी, टी का मतलब द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, और कितनी फोर्स लगी। अब ये फॉर्मूला तो हमने बना दिया फिजिक्स ने। अच्छा एक और चीज, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर होगी, तो इंपल्स भी वेक्टर होता है। अब इस फॉर्मूले से आप यूनिट डायमेंशन इंपल्स की निकाल सकते हो। चलिए बताइए डायमेंशन क्या होगी इंपल्स की। यदि हम डायमेंशन ऑफ आई निकाले तो ये हो गया ml(t-2) फोर्स की इंटू टी, कितना आ गया ये ml(t-1). आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिला दूं, बिल्कुल ये डायमेंशन सेम एज मोमेंटम आ रही है, सेम एज p। अच्छा साइड में p की डायमेंशन निकलवाता हूं, p इक्वल टू मोमेंटम m इंटू v। देखो ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है इंपल्स का फॉर्मूला f इंटू टी, मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू v, m की जगह m, v की जगह lt-1। आप देख सकते हो मोमेंटम की भी डायमेंशन mlt-1 आई। ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ आई इंपल्स की, ऐसा यूनिट की बात करें तो बताना किलोग्राम मीटर किलोग्राम, ये m किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या एक और यूनिट डिजाइन कर सकते हैं, इसको आप न्यूटन और टाइम को सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स। ओके चलिए अब सुनिए बेटा, हाँ यहां पर अब एक अजीब सा फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। अजीब सा क्यों बेटा? पहली नजर में इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन जब आप गौर फरमाओगे तो फॉर्मूला, अच्छा कुछ बुक्स में ऐसे लिख रहा हो तो इसकी देखो, a बराबर b माइनस यू अपॉन टी लिख रहा हो, a बराबर v माइनस यू या v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, तो ये फॉर्मूला अलग थोड़ी नहीं हो गया, एक ही बात है ये। तो हो सकता है कुछ बुक्स में ऐसे लिख रहा हो इंपल्स का फॉर्मूला,
इम्पल्स का फॉर्मूला आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब वही है टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, कितनी देर के लिए वो फोर्स लग रही है। तो इससे पैनिक मत करना। डेल्टा टी का देखो, आप जब खाली टी लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि कितना टाइम लगा यू से वी होने में, और इसका क्या मतलब है कितना टाइम लगा। एक ही बात होती है ये। नसीब अच्छा हुआ तो आपको ये दे देंगे कि 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी यू से वी हो गई, और इस वाले केस में ये बोल देंगे 10 बजे इतनी थी, 10 बज के 5 सेकंड में इतनी थी, तो आपको वो खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा घटा के कि ये तो 5 सेकंड लगे। तो हम पता है इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला केवल पता है कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने वाले, ये खाने वाला नहीं है। इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पता ना ये टाइम कहां से कैलकुलेट करोगे कि मैंने कील ली, हथौड़ा मारा, धड़ाक, तो फोर्स तो चलो एक बार को कैलकुलेट कर लोगे कितनी फोर्स लगाई, लेकिन कितनी देर के लिए लगाई, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा ना। यदि जब तक एक हेल्दी टाइम नहीं होगा तब तक इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना बाकी मुश्किल होगा। या तो वो कहे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, है ना, तो चलो हम इंपल्स उस समय कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यदि मैंने वो हथौड़ी वाला बैट ने बॉल को शॉट मार दिया तो बैट और बॉल के बीच की टाइमिंग नहीं निकाल पाएंगे ना, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंपल्स, गौर से देखेंगे। तो एक थ्योरम आ रही है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, बहुत सिंपल और आसान। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये हम जनरली तब इस्तेमाल करेंगे जब ये फॉर्मूला हमें इम्पॉसिबल सा लग रहा हो, टाइम वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपके सामने एक थ्योरम आ रही है, वो देखिए क्या। सिंस इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, बोलो, या एफ इंटू टी, जो आपको अच्छा लगे, जैसे भी समझ जाओ मुझे। इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टी। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बोलो। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन टी। बोलो न्यूटन का सेकंड लॉ है या नहीं, बोलो। फोर्स, जो न्यूटन का असली सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो यही है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इनटू टी, तो टी से टी कट गया, तो कितना सिंपल। तो इंपल्स बराबर P2 माइनस P1, यानी प्लीज ध्यान रखना इंपल्स का इससे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। हाथी के दांत दिखाने वाले, हाथी के दांत खाने वाले। जब ये फॉर्मूला टी की वजह से फेल होता हुआ दिखता है तो आप इंपल्स ऐसे निकाल लेना। ये क्या चीज है बेटा, इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। मतलब सपोज करो ये कोई बैट है, इमेजिन करो ये बैट है, ठीक है, ये बैट है, ठीक है, यहां से बॉल आई ऐसे करके, इमेजिन करो बॉल, और इसने शॉट ऐसे मार दिया, तो बॉल आ रही है ऐसे, है ना, शॉट मार के ऐसे चली गई बॉल, इमेजिन कर लो सिचुएशन। तो यदि आपसे कोई पूछे बताओ कितना इंपल्स बॉल में लगा, कितना इंपल्स बॉल में लगा, तो पता है अब वो टाइम, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे तो ये लगा देना। तो क्या लगाना है, P2 माइनस P1। P2 माने ये वाला मोमेंटम, ये वाला कैसे डिसाइड करोगे आप, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, जो इंपैक्ट होने के बाद मोमेंटम हो गया, यानी ये वाला मोमेंटम P2 माना जाएगा, और ये वाला जो मोमेंटम आ रहा है उसे P1 बोलेंगे। तो P2 में से P1 घटा देना, इंपल्स आ जाएगा। अभी मैं सवाल कराऊंगा इसके तो और अच्छा लगेगा आपको ये। लेकिन एक और चीज ध्यान देना, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन नहीं है ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। ये वेक्टर, चांद पे डंडा लगा हुआ है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, घटाओ मगर डायरेक्शन को साथ में लेके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे वेक्टर एडिशन 10 और 10 15 आ सकता है ना आंसर वेक्टर एडिशन में, वैसे 10 में से 10 गए, हो सकता है आंसर 20 आ जाए। वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये, ठीक है, याद दिला दूंगा थोड़ा सा मैं। तो ये है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कैसे बोलोगे इसको, ऐसे ऐसे आई P2 माइनस P1 को डेल्टा P बोल सकते हो, यानी इंपल्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर चेंज इन मोमेंटम की होगी। इंपल्स की डायरेक्शन ना P2 की ओर होगी ना P1 की ओर होगी, इंपल्स की डायरेक्शन, हाँ अरे शुभम यदि टाइम दे रखा हो तो हम इसे यूज कर लेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कोई सवाल नहीं है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन बननी है तो आप इसे यूज करिए, नो डाउट। लेकिन एक आगे का भी प्लान भी आपको बता दिया है। तो इंपल्स कैसे स्टेटमेंट बनेगा इसका, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब आप ऐसे समझिए, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है P2 माइनस P1 अपॉन टी। तो ये जो फोर्स का न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, यही है इंपल्स है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें से यदि रेट वर्ड हटा दें, केवल चेंज इन मोमेंटम निकालें, तो उसे इंपल्स बोलते हैं। तो सुनिए, इंपल्स की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर फोर्स होगी। इसका उल्टा भी बोल सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर इंपल्स की होगी। और इस फॉर्मूले से निकालोगे तो इंपल्स की डायरेक्शन जिधर चेंज इन मोमेंटम होगा। तो चलिए मैं एक सवाल कराता हूं एनसीईआरटी का, ठीक है? एक सवाल कराता हूं। तो मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूं और एनसीईआरटी का ये वाला पेज नंबर 96, पेज नंबर 90, इसका स्क्रीनशॉट मारना है, मार सकते हो, ठीक है? टिक 1 2 3 4, पेज नंबर 96 पर एग्जांपल 5.4 है, देखिए। पेज 96 पर एग्जांपल 5.4 है। क्या कह रहा है बेटा वो? अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट in the direction of the bowler without changing its initial speed 12 meter per second. If the mass of the ball is this much, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. यानी देखिए, सबसे पहले मास ऑफ द बॉल इसमें कितनी दे रखी है? 0.15 kg। सवाल यह है कि जैसे ये मैंने बैट माना, ठीक है? इधर ले लेते बैट, ठीक है? ये बैट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम कि बॉलर ने बॉल फेंकी इधर से, तो बॉल आ रही है ऐसे, बॉल आई 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 खटाक टक्कर लगी, बैट्समैन ने इसे वापस ऐसे ही पहुंचा दी, ऐसे ही पहुंचा दी वापस। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि बैट्समैन ने बॉल को बैक टू द बॉलर पहुंचा दी। और एक चीज हमारी मदद के लिए सवाल ने मदद की है, उसने कहा है कि इस पूरे दौरान बॉल का मोशन लीनियर मानना, ये मत मानना कि बॉल पैराबोलिक जाएगी। वैसे तो पैराबोलिक ही जाएगी, एक बार यदि बॉल रिलीज हो जाए तो स्ट्रेट कैसे चली जाएगी भाई? वो समझना भाई, यदि एक बार बॉल रिलीज कर दे तो वो यूं ही तो जाएगी। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन थैंक गॉड सवाल ने कहा है आप ये मान लेना बहुत तेज फेंकी है, बहुत अच्छा। तेज फेंकने पे क्या होगा? लगभग ऐसे जाएगी पढ़िए, तो लगभग इतना मोशन कैसा है? लगभग स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए उसने सवाल को आसान करने के लिए एक चीज बोल दी है, ये बोल दी है कि एज्यूम द लीनियर मोशन ऑफ द बॉल। और इस दौरान एक चीज और दी है उसने कि वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही रही। ध्यान रखिएगा, स्पीड एक अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। स्पीड वही रही लेकिन वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है। अब बताना, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो ये स्पीड जरूर बराबर है पर वेलोसिटी बराबर नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं। बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट, सीधे स्ट्रेट मानना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो बेटा अब इसमें ऐसे आ रही है तो ये P1 होगा ना, ये वाला मोमेंटम P1 माना जाएगा और ये वाला मोमेंटम P2 माना जाएगा। अब हमें इंपल्स निकालना है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके की सिचुएशन दे रखी है, ये वाला फॉर्मूला तो केवल सजावट के लिए रह गया, नहीं काम कर पाएगा, कोई लग ही नहीं रहा ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास एक और है ना, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और ध्यान रखना ये सब्ट्रैक्शन नहीं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो बताइए, और अब अच्छी बात क्या है बेटा, क्योंकि ये वन डायमेंशन वाला सवाल है तो इसमें आपको पूरी वेक्टर अलजेब्रा चिपकाने की जरूरत नहीं है। इतना तो मैं आपको स्मार्ट कर चुका हूं ना, इसमें एक डायरेक्शन प्लस और एक माइनस करके भी हो जाएगा। बताओ ये किसकी डायरेक्शन है? बॉलर की, इधर बॉलर है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? बैट्समैन की, इधर बैट्समैन है। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थोड़ी नहीं लिखेंगे यहाँ, यानी इधर वाली डायरेक्शन बॉलर है, इधर वाली डायरेक्शन बैट्समैन है। यहां आपकी चॉइस है, आप इसे प्लस मान सकते हो, इसे माइनस मान सकते हो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले इतना समझ में आया? तो बताइए, जिस तरीके का क्वेश्चन है बंदे का, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बॉल पर इंपल्स P2 माइनस P1। ओके, एक काम करते हैं, एक और चीज देता हूं, इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो बताइए, बंदे का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, वेक्टर फॉर्म में होता है mv। तो बताइए, इसलिए इनिशियल मोमेंटम कितना है? बोलो इनिशियल, P1 माने इनिशियल, यानी ये वाला मोमेंटम mv1, यही तो लिखोगे mv1। तो m कितना है बोलो? 0.15 kg, दिस इज m।
मुझे बताएगा कोई V1 कितना है? V1 -12 i कैप। समझ पाए हो तो? नहीं तो मैं एक और सस्ता, इसे समझ जाओ तो अच्छी बात है, समझ गए तो, नहीं तो मेरे पास एक सस्ता तरीका भी है। नहीं है ना समझ में? -12 i कैप क्यों? क्योंकि ये इधर जा रहा है, आपने इस डायरेक्शन को +x माना है, तो ये -i कैप हो गया। और यदि कम समझ में आ रहा है तो फिर एक और चीज, वन डायमेंशन में ना आप इसको चूल्हे में जाने दो। एक और तरीका होता है वन डायमेंशन में, खाली P1 MV लिखो, है ना? एक और तरीका होता है, बहुत वन डायमेंशन में चल जाता है लोग, लेकिन ये छूट केवल वन डायमेंशन में। m की जगह क्या लिखूं मैं? 0.15, v की जगह -12 लिख दूं? इतना तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये -12 की ओर जा रहा है, ये -12 की ओर है। लेकिन ये छूट केवल चांद पर डंडा हटाने की छूट वन डायमेंशन में। इसे सॉल्व करना बेटा कितना आएगा? जल्दी से सॉल्व करो, कितना आएगा? 15 दूनी 30 का 0, 3 15 एकम 15 3 18 है ना? 180 1 2 1 2 1.8 माइनस का न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब सुनो, नाउ P2 निकालते हैं। P2 भी ऐसे निकलेगा, MV वाला फॉर्मूला लगेगा। मास कितना रखू? 0.15। अब P2 यानी ये वाला, ये देखो, ये अब ये वाली वेलोसिटी उधर है, तो ये प्लस की 12 है वेलोसिटी, तो ये प्लस का 1.8 न्यूटन सेकंड है, सॉरी न्यूटन सेकंड। अब बताइए, इसलिए जो इंपल्स निकलेगा, इंपल्स इक्वल टू P2 माइनस P1। ध्यान रखना, वैसे तो इनकी चांद पर डंडा है, लेकिन क्योंकि ये वन डायमेंशन का सवाल है आपको, इसलिए यहां पर डंडा हटाने की छूट है, लेकिन डंडा हटाने की छूट है, साइन हटाने की नहीं है। P2 कितना लिखूंगा? प्लस का 1.8 आया है, जैसा है वैसा, माइनस P1 कितना आया है? माइनस का 1.8, तो इंपल्स कितना आ गया? प्लस का 18 दूनी 36, 3.6। अब ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड पोर्शन है, ये डायरेक्शन है, यानी बॉल को जो इंपल्स लगा है वो इतने मैग्नीट्यूड का, प्लस की ओर, प्लस यानी बॉलर की ओर, प्लस कौन है? बॉलर की ओर, यानी बंदे को इतना इंपल्स बॉलर की ओर लग जाएगा, इतना इंपल्स बॉलर की ओर। देखना, हाँ, इन दी डायरेक्शन फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर। समझ में आया ये? जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं बेटा, जैसे V बराबर U प्लस AT आप पढ़ के आए हो ना, कब पढ़ी थी ये? वन डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन में छूटे ऐसे पढ़ सकते हो, वरना तो ये ऐसे पढ़ी जाएंगी। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो, लेकिन ये छूट, ये ऑफर केवल किसमें है? वन डायमेंशन में, वरना ये है तरीका। चलिए अब एक और सवाल करते हैं इससे मिलता जुलता। ठीक है, अगला ही पेज पलटोगे तो पेज 98 पर एग्जाम्पल 5.5, इसे मैं मिटा रहा हूं, होपफुली समझ में आ गया। पेज 98, ओके, और एग्जाम्पल 5.5, इसमें दो सवाल है। दो सवाल क्या है देखिए, पढ़ देता हूं मैं। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड, एनसीईआरटी करा रहा हूं, आपके पास होनी चाहिए। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल, दो बॉल है, स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure. What is the, पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू ईच बॉल। सेकेंड, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स imparted to the balls by the ball। देखिए सीन ये है कि एक पहला से सीन है, पहले मैं पहला कराता हूं। देखिए, एक दीवार है, उस पर ऐसे बॉल फेंकी है, ऐसे, ठीक है, यूं, और ये बॉल गई है, और ये अपनी बिना स्पीड चेंज किए हुए ऐसे आ गई है, जैसा सवाल ने बोला वैसे बना दिया। यानी ये सवाल बिल्कुल हूबहू पहले जैसा है। उसमें बैट्समैन ने बॉल फेंकी, मतलब बैट्समैन के बल्ले से टकरा के बल्ला मैंने इधर बना दिया था, बॉलर इधर था, इधर बॉल ये रही, तो बेटा वन डायमेंशन का सवाल है ये तो। अच्छा, इस सवाल में कुछ चीज दे रखी है, दिया कुछ नहीं है, वैल्यूज कुछ नहीं है, बस ये रखा है कि इस दौरान स्पीड चेंज नहीं हुई है, यानी यदि ये स्पीड जो भी रही होगी वो स्पीड, यदि इसकी स्पीड यू रही है तो ये भी यू ही रही है। हाँ, डायरेक्शन पलट गई है। चलो एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, चलेगा क्या बेटा? नहीं, ये पहला सवाल है, इसमें एंगल नहीं है,
इसमें दो सवाल है। पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि एक तो ऐसे बॉल फेंकी है मैंने, तो पहले इसको करा देता हूं मैं, ठीक है। तो बताना ये वाली डायरेक्शन, यानी ये वाली डायरेक्शन वॉल हो गई, यानी इधर, क्योंकि दीवार इधर है ना, ठीक। तो बताना इम्पल्स, यदि मैं P1 निकालूं, P1 इनिशियल मोमेंटम निकालूं, तो बेटा फॉर्मूला लगेगा mv1, यानी m प्लस का u प्लस mu, ठीक है, अभी समझ जाओगे। अब दूसरा मोमेंटम निकालूं, यानी ये वाला P1 माने दीवार से टकराने से पहले का मोमेंटम, P2 माने दीवार से टकराने के बाद का मोमेंटम। तो अब अगला मोमेंटम क्या आएगा, यानी ये तो मैंने देखो P1 ना इसे देख के लिखा है, इसे देख के लिखा है। अब बताओ ये वाली वेलोसिटी प्लस की ओर थी ना, अब P2 माने टकराने के बाद का मोमेंटम। अब आप इसे देखो तो फॉर्मूला लगेगा mv2, m की जगह m लिख दूं, लेकिन अब ये माइनस यू लिखी जाएगी। क्यों माइनस यू क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि ये माइनस की ओर एक्टिवेट हो चुकी है और मैग्नीट्यूड वही रहा है जैसा सवाल ने कहा है, तो ये वाला मोमेंटम माइनस mu है। होप कि आप समझ पा रहे हो। अब यदि आपसे देयरफॉर फ्रॉम, क्योंकि वन डायमेंशन का सवाल है, तो आप बिना वेक्टर लगाए फ्रॉम इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये कौन सी थ्योरम है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। बताइए P2 यानी माइनस mu है, माइनस ये वाला P1 कितना है? प्लस mu। ओके, सॉल्व करो, कटेगा नहीं, जल्दबाजी मत करना, कटेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस mu, ये माइनस mu, तो जो इंपल्स आ रहा है वो आ रहा है -2mu। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि बॉल पर जो इंपल्स लगा है वो इधर लगा है, ठीक है, माइनस वाली डायरेक्शन पर, बॉल पर इंपल्स है ये, ध्यान रखना, बॉल पर, ऑन बॉल। अब यहां बॉल और वॉल दोनों वर्ड एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, बॉल पर इंपल्स ये है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ से वॉल पर इंपल्स इधर होगा, समझ गए? वो न्यूटन थर्ड लॉ से, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो पलट जाएगी ना। अच्छा, केवल मैग्नीट्यूड ओनली, ये हो गया हमारा आई, ये तो इस सवाल में हो गया आई। अब दूसरा सवाल देखिए, हाँ ऐसे बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल, यदि इंपल्स ऑन बॉल निकालें, ये वॉल, ये बॉल, थोड़ा प्रोनाउंस, तो वो +2mu होगा। होपफुली समझ में आ गया। अच्छा, इसका आंसर देखिए, पता नहीं कैसे किया, रुक जाओ, हमें इसे छोड़ो, इसे, ठीक। अब आ जाइए, ये तो कहानी खत्म। अब दूसरा सवाल देखिए बेटा, प्लीज दूसरा सवाल देखेंगे। अब एक और अंदाज से बॉल फेंकी है, वो ये सीन है कि ये रही दीवार और बॉल ऐसे आई है, ऐसे आ रही है, ऐसे, दिस इज P1, और ऐसे टकरा के ऐसे गई है, दिस इज P2। अब की बार ऐसे, यानी ये दूसरी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन ऐसी थी, दूसरी कह रहा है कि, और ये जो दे रखा है, ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा जैसा सवाल में दे रखा है। तो वो कह रहा है इस केस में बताइए क्या इंपल्स रहा होगा, ठीक है, इस केस में। फिर इस केस का जो इंपल्स आएगा वो इसके साथ रेशियो भी निकाल दें, पहले इसको एक नए सवाल की तरह ले लेते हैं। अब ये वन डायमेंशनल का सवाल नहीं है, तो ऐसे नहीं कर पाओगे इसको कि इसको प्लस ले लूं, बेटा इस डायरेक्शन को प्लस ले लोगे तो ये वाली माइनस होगी, बेचारी ये तो आई नहीं, फिर इसको कैसे करोगे? तो अब तो बेटा अपने पूरे हथियार तोप निकालनी पड़ेगी। अब यहां पर फॉर्मूला ये लगेगा बेटा, साफ बता दूं, अब ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन याद है या नहीं याद? याद दिलाता हूं आपको, वेक्टर सब्ट्रैक्शन फटाफट देख लो। यदि एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, ओके, और ये आपस का एंगल है थीटा, यदि ए में से बी घटाना है तो बी को पलट दो जिसपे माइनस हो, ये क्या हो गया, दिस इज माइनस बी वेक्टर, याद आया? और इस पैरेललोग्राम को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए यदि मैं इस पैरेललोग्राम को सॉल्व कर लेता तो वो ए प्लस बी आता, लेकिन यदि ए और बी का उल्टा माइनस बी, इस पैरेललोग्राम को सॉल्व करूंगा तो ये होगा ए माइनस बी, ये होगा, याद करो।
आज वक्त आ गया आज उसको दोबारा से यूज करने का। और एक चीज याद दिलाता हूं, यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर वेक्टर हो तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा। चलिए करते हैं। अब मुझे बेटा P1 में से P2 घटाना है, P1 में से P2 घटाना है। आप एक काम करो, एक डायग्राम ले लेते हैं। ये P1 का एरो है और ये P2 का एरो है या नहीं चेक करो। पहले तो ये बताओ, ये P1 का एरो है, ये P2 का एरो है ना? या अच्छा एक बात बताओ, सिंस दोबारा लिख देता हूं, इंपल्स बराबर P2 माइनस P1 होता है, तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही तो होगा, P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos ऑफ थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा? यदि इंपल्स इस तरीके से निकाला जाएगा तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड ये होगा। यानी आपको यदि ये सॉल्व करना है तो आपको P1 P2 पता होना चाहिए, P1 पता होना चाहिए और P1 P2 के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए इस वाले फिगर में P1 का देखो P1 वेक्टर है m या खाली P1 क्या मैग्नीट्यूड, P1 का मैग्नीट्यूड कोई बताएगा कितना है? mu। कितना है? mu मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मास इनटू स्पीड। और P2 का यानी सिंपली P2 यानी ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वही मास वही स्पीड। अब यहां प्लस माइनस से नहीं चलेगा, यहां इस फॉर्मूले से चलेगा। सवाल में साफ बोला है कि स्पीड चेंज नहीं हुई है, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो भी उतनी मैग्नीट्यूड का है और P2 मोमेंटम है वो भी उतनी ही मैग्नीट्यूड का है। इतना कैच हुआ? ये और ये सेम मोमेंटम है स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड में। अब जो आपको दिक्कत आएगी, आपका जो कॉन्सेप्ट गलत है वो बताता हूं। बताइए P2 की जगह क्या लिख दूं? अच्छा एक चीज और इजी कर लेते हैं। अरे जब P1 P2 बराबर है ना mu के, तो क्या P1 क्या P2 थोड़ी देर के लिए P लिख लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा? इसे भी P स्क्वायर लिख लूंगा, इसे भी P स्क्वायर लिख लूंगा, इसे भी P स्क्वायर लिख लूंगा, तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। मुझे फिगर देख के बताइए, जो आपकी असली परीक्षा है वो अब ये है कि यदि मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना है तो इस फॉर्मूले में थीटा का मतलब होता है P1 P2 के बीच का एंगल। फिगर में देख के बताइए P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है? शुभम वेरी गुड। P1 और P2 के बीच का एंगल, हर्ष थोड़ा गड़बड़ हो गया। P1 और P2 के बीच का एंगल बताइए बेटा। सिल्की गड़बड़ हो गया। भूमिका वेरी गुड। कितना? उत्सव वेरी गुड। P1 और P2 के बीच का एंगल आप क्या बोल रहे हो? नहीं 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 सुहानी नहीं, यही बेटा जो दिखता है जरूरी नहीं है वही सच हो। अब यहां चाहिए देव, थोड़ा गड़बड़ हो गया। जाइएगा मेरी वेक्टर की, यदि वीडियो पब्लिक हो तो देख लेना। नहीं नहीं सिल्की बताता हूं। अब दो वेक्टरों के बीच में एंगल लेने की एक शर्त होती थी, याद हो तो। यदि ये ए वेक्टर है और यदि ये बी वेक्टर है, सिल्की शायद आपको याद आ जाए यदि क्लास थे आप उसमें। बताइए इस फिगर में ए और बी के बीच का एंगल कितना है? इस फिगर में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? अब देखो कोई 30 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है और कोई एक और बोल रहा है, वो एक और ठीक है जो एक और ऑप्शन आ रहा है। बेटा ए और बी के बीच का एंगल 60 नहीं है, 120 है। क्योंकि दो वेक्टरों के बीच में एंगल लेने की एक तमीज सिखाई थी मैंने कि दोनों वेक्टर या तो कन्वर्ज होने चाहिए या तो डाइवर्ज होने चाहिए ऐसे, या उसी पॉइंट पर कन्वर्ज होने चाहिए। ये वेक्टर की अपनी खुद की तमीज है, या तो दोनों वेक्टर इस स्टेटस पे हो, इस पोजीशन पर हो, या तो को इनिशियल या डाइवर्जिंग हो, दोनों ही बाहर निकल रहे हो तो ये एंगल होगा उनके बीच का। या दोनों ही एक ही जगह को टर्मिनस हो, कन्वर्जिंग हो, तो ये एंगल होगा। लेकिन इस पॉइंट से ये वेक्टर भाग रहा है और ये घुस रहा है, तो फिर हमें क्या करना होता है बेटा? तो फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। आप बी वेक्टर के इक्वल एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, इक्वल वेक्टर उठा के यहां रख दीजिए एज इट इज। वो क्लास दोबारा देख लेना, डिटेल में समझाया है।
ये जो बी वेक्टर है इसको उठा के यहां रख दीजिए, इसको उठा के यहां रख दीजिए। अब बताइए यदि मैं इसे देखता हूं और इसे देखता हूं, इसे देखता हूं, इसे देखता हूं, अब दोनों डाइवर्जिंग है या नहीं? याद आ गया? वेरी गुड, चलो याद भी आ गया तो भी अच्छा। तो ये नहीं, ये एंगल इनके बीच का 120। अब आप बताइए P1 का एरो इधर जा रहा है बेटा, समझिएगा, और P2 का एरो ऐसे आ रहा है, तो इस पॉइंट पर P1 कन्वर्जिंग है, इस पॉइंट पे P2 डाइवर्जिंग है, तो आप P1 की डायरेक्शन को आगे बढ़ाइए। हाँ, तो ये जो P1 वाला एरो है इसको आगे ड्रॉ कर दो। तो अब आप दिख रहा होगा कि इस पॉइंट से ये भी वेक्टर डाइवर्जिंग है, ये भी वेक्टर डाइवर्जिंग है, तो ये जो एंगल होगा दिस वुड बी द एंगल बिटवीन P1 एंड P2। P1 और P2 के बीच का एंगल 60 नहीं, 30 नहीं, 120 है। अब देखा ना फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कितने जरूरी होते हैं, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उन्हीं के लिए फिजिक्स कठिन होती है। चलिए, तो ये हो गया cos 120। और आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखोगे थोड़ा टफ लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया इस बार, क्योंकि मोमेंटम कहीं और भग रहा था, कोई कहीं जा रहा था, तो इस बार पहले की तरह इजी नहीं रहा, तो ये फॉर्मूला लगा लिया हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो बताइए पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू भी -1/2, cos 90 प्लस 30 यानी माइनस sin 30 -1/2। तो 2 से 2 कट गया, ये आ रहा है 3p स्क्वायर, तो ये हो गया p√3, और p कितना है mu। देखो हट रहा हूं मैं, p की वैल्यू ये थी ना m इंटू यू, तो ये है हमारा इंपल्स का मैग्नीट्यूड इस केस में mu√3। और इस, ठीक है, अब आप सुनिए, ये मैं, अच्छा इस वाले फॉर्मूले से ना मैग्नीट्यूड ही निकलता है, लेकिन जब हम ये यूज करते हैं वन डायमेंशन में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ऐड निकल के आती है, ठीक है। तो अब एक चीज और, नाउ एक चीज और पूछिए, इंपल्स का मैग्नीट्यूड इन केस फर्स्ट, यानी ये वाला केस, अपॉन इंपल्स का मैग्नीट्यूड इन केस सेकंड बराबर, पहले वाले केस में इंपल्स का मैग्नीट्यूड है मात्र 2mu। बेटा ध्यान रखना, माइनस साइन डायरेक्शन शो करता है वेक्टर की इक्वेशंस में, ठीक। तो 2mu पहले केस का इंपल्स है, और दूसरे वाले में mu√3 है। काटा पीटी करो, mu कट गया, 2/√3 आ रहा है। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आंसर 2/√3 आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट मारिए, एक बार खुद से करोगे समझ जाओगे, खुद से करोगे समझ जाओगे। अब आप एक काम करिए, ठीक है, हाँ, अब आप एक काम करिए, मैं यहां पे रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। इंपल्स का एक सवाल और है 5.14, 5.14, ये बेटा अच्छे बच्चों के लिए सवाल है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 5.14 सवाल है, एक ग्राफ दे रखा है बेटा, एक ग्राफ दे रखा है ऐसे करके, ऐसे करके, और थोड़ा डार्क बना दूंगा, एक ब्लू लाइन चल रही है, देखो ये थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये, और फिर ये ऐसे हो गई ये लाइन, और फिर ऐसे हो गई है ऐसे, बाकी को ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये लाइन यहां पर ये रही, फिर ये रही, इस पॉइंट का नाम O है, और एक ये रहा, ठीक। इस वाली एक्सिस पर T है और इधर X है, शायद X है, पता नहीं क्या मीटर है मेरे में, X, ठीक है, पोजीशन। अब और ये वाली जो वैल्यू है वो 3 है। तो वो कह रहा है फिगर 5 पॉइंट शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। एक पार्टिकल है उसका मास 4 kg है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, यानी अच्छा इससे पहले ये जो टाइमिंग है वो t लेस देन 0 है ना भाई, 0वां सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड। 0वां सेकंड से पहले का मतलब होता है अभी स्टॉपवॉच स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये 0वें सेकंड से, ठीक है। फिर वो कह रहा है t ग्रेटर देन 4। अच्छा ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये चौथा सेकंड है, देखो ये वाला, ये ग्राफ में दे रखा है, ये चौथा सेकंड है, तो ये वाला टाइम क्या हो गया, t ग्रेटर देन 4 का टाइम हो गया। ये t ग्रेटर देन 4 सेकंड है, यानी इसके इधर वाला। तो ये कौन सा टाइम है बेटा, ये है t इक्वल टू 4th सेकंड।
ये वाला जो टाइम है t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड, ये t इक्वल टू 0.2 सेकेंड, ये चौथे सेकंड से पहले है, यानी यहाँ पे 3.9 सेकंड है, ये 4.1 सेकंड है। तो उसने एक तो पूछा है जब t लेस देन 0 है तब फोर्स क्या है, जब t ग्रेटर देन 4 है तो फोर्स क्या है, और एक और चीज पूछी है, ठीक है। और जब t, और ये वाला जो टाइम है देखो, ये यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 0 से 4 सेकंड का टाइम है। और उसके बाद उसने पूछा है इंपल्स निकालना है, एक तो t इक्वल टू 0 पर और एक t इक्वल टू 4 सेकंड पर, कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। इंपल्स और फोर्स में बस इतना अंतर है कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट भी आता है, और इंपल्स सिर्फ न्यूमरेटर वाला पोर्शन होता है। अब बताइए न्यूटन का बहुत सिंपल तरीके से, यदि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो तो, यदि किसी सिस्टम का मोमेंट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, है ना, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी एक और एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, इफ कॉन्सेप्ट, यदि किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, घट नहीं रही बढ़ नहीं रही, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उस पर फोर्स 0 है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब F बराबर m है, फोर्स m इंटू 0, 0 रहेगा। यदि किसी की वेलोसिटी घट नहीं रही, किसी की वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, तो मुझे सवाल का, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ए, ठीक है। तो बताना बेटा, इस टाइम से जस्ट पहले तक इस बंदे का मोमेंटम एज इट इज है, एज इट इज है, एज इट इज है, एज इट इज है, वेलोसिटी वो रेस्ट पर है। तो बताना, फॉर t लेस देन 0, सिंस वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए उस पर फोर्स कितनी, 0। दूसरा सवाल, फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, ग्रेटर देन 4 सेकेंड यानी ये वाली टाइमिंग, बताना 3 मीटर, थोड़ी देर के बाद 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेस्ट है, इसमें भी वो रेस्ट में तो आ गया। बताना सर इसमें टी में है क्या, टी माइनस में है क्या, नहीं माइनस नहीं बोलते टी में, जब स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं है उससे पहले की टाइमिंग है ये, बस ऑब्जर्वेशन से पहले का सीन है ये। मेरी बात प्लीज इधर समझना। अब इस वाले ग्राफ को देखिए, अच्छा इसके लिए ना आपको पोजीशन टाइम ग्राफ को भी रिवीजन दिलाता हूं पहले, एक मिनट। एक तो कॉन्सेप्ट ये, यदि किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, उस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट ये, पोजीशन टाइम ग्राफ याद है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, याद आ रहा है, वन डायमेंशन मोशन की पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, इस समय इसका स्लोप कितना है, पहला सवाल बताना, फॉर t लेस देन 0, यानी इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, साफ दिख रहा है बंदा रेस्ट पर है, बंदा रेस्ट पर है, साफ दिख रहा है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही उसकी, चुपचाप पड़ा हुआ है, बंदा रेस्ट पर है, तो इसका मतलब उस पर फोर्स कितनी हो गई, 0। दूसरा, फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड यानी ये। अब आप बताना, इस ग्राफ को देख के बताइए बंदा रेस्ट में है या मोशन में, पहले ये बता दीजिए, रेस्ट में या मोशन में, रेस्ट में या मोशन में, देख के बताओ, रेस्ट में, क्योंकि पोजीशन उसकी चेंज ही नहीं हो रही। या एक और तरीका, इस ग्राफ का स्लोप 0 है, 0 है, तो यदि स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, बंदा फिर रेस्ट पर है, तो इसका मतलब फोर्स फिर 0 होगी। तीसरा सवाल, फॉर t 0 से 4 सेकंड के बीच में, यानी ये वाला, ये वाला जो टाइम है, अब इसमें बंदा मोशन में तो है, तो सिंस स्लोप इक्वल टू कांस्टेंट, बताइए स्लोप कांस्टेंट है या नहीं, इसका स्लोप फिक्स है कि नहीं बताओ, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी आई तो सही,
वेलोसिटी में आया तो सही, लेकिन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स जीरो है। यानी इस समय इस पे कोई फोर्स नहीं है, इस समय इस पे कोई फोर्स नहीं है, इस समय कोई फोर्स नहीं है, फोर्स सिर्फ यहां और यहां लगी है उसको। फोर्स देखो, यहां वो रेस से अचानक से मोशन में आ गया, चेक करो, रेस में था, टक टक्कर लगी होगी, मोशन में आ गया। अब यहां देखो, मोशन में था, टक टक्कर लगी, रेस पे आ गया। तो यदि कोई बंदा रेस से मोशन में आ रहा है तो इसका मतलब यहां फोर्स लगी, कोई बंदा मोशन से रेस में आ गया तो इसका मतलब फोर्स लगी। तो सवाल जो उसने अगला पूछा है, अगला सवाल उसने जो पूछा है वो ये पूछा है, चलो तो यहां कितनी फोर्स लगी, एक तो ये, और यहां कितनी फोर्स लगी। तो यहां फोर्स निकालने के लिए, फोर्स नहीं पूछी, सॉरी इंपल्स पूछा है, फोर्स नहीं पूछी, इंपल्स पूछा है। उसने पूछा यहां इंपल्स बताओ, तो बेटा इंपल्स के लिए मैं ये यूज करूंगा, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब मैं यहां डंडा क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है कि मोशन को वन डायमेंशन कंसीडर कर लेना। तो बताइए, फॉर टी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, एक था टी लेस देन जीरो, इसका मतलब जीरो से इधर देखना था। अब एग्जैक्टली जीरोवा सेकंड देखिए, बताइए जीरोवे सेकंड पे फॉर्मूला लगेगा। हाँ, इसमें तो टी दे रखा है, नहीं दे रखा टी बेटा, ठीक है, P2 माइनस P1 लगाऊंगा, तो P2 का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, P1 का मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो बताना, फॉर टी ग्रेटर देन टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल मोमेंटम मतलब कितने मोमेंटम से आ रहा था, mv, m इंटू जीरो। अच्छा हाँ, एक सवाल को करने से पहले एक मिनट, P2 माने देखो ये जीरोवा सेकंड है, इससे पहले मोमेंटम जीरो था, आपने देखा ना, जीरोवे सेकंड से पहले बंदा रेस्ट पे था। अब P2 यानी इसके बाद का मोमेंटम, वो लगेगा mv, मास कितना है 4, बेटा वेलोसिटी तो है, अब वेलोसिटी तो है, कोई बता सकता है वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 3/4। अब कैसे निकलती है वेलोसिटी, ये आप पोजीशन, क्योंकि अभी बता चुका हूं कि यदि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो तो वेलोसिटी होगी, पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा बताओ, 4 सेकंड में वो 3 मीटर चला है, आप बताओ यहां से यहां तक टाइम कितना है, 4 सेकंड, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। तो बताना, एक सिंपल फिजिक्स कि भैया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3 मीटर चलने में उसे 4 सेकंड लगे, तो उसकी वेलोसिटी 3/4 हुई। तो मैंने मास की जगह 4 लिख दिया, वेलोसिटी की जगह 3/4 लिख दी, तो ये आ रहा है 3 यूनिट, 3 मीटर जो भी है। ये था बेटा t इक्वल टू जीरो को ऑब्जर्व करिए, जीरोवे सेकंड से पहले मोमेंटम ये था, जीरोवे सेकंड के बाद मोमेंटम ये हो गया, जीरोवे सेकंड से पहले बंदा रेस्ट पे था, जीरोवे सेकंड के बाद मोशन में आ गया, जीरोवे सेकंड से पहले रेस्ट में था, जीरोवे सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3/4 हो गई, मोमेंट ये। तो इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट इंपल्स इक्वल टू P2 यानी 3 माइनस जीरो, इंपल्स आ रहा है 3 यूनिट जो भी है। अब यहां पर यदि ये सवाल जबरदस्ती हानि करी है आपने, तो लास्ट उसने कहा है कि अब चौथे सेकंड कितना इंपल्स लगा है, एट t इक्वल टू 4। अब बताना, ये चौथे सेकंड को देखो, बंदा इस मोमेंटम से आ रहा है, बाद में वो रेस्ट हो गया। बताइए एट t इक्वल टू 4 सेकंड, कोई मुझे बताएगा P1 कितना है, P1 माने किस मोमेंटम से आ रही है बॉडी, फॉर्मूला लगेगा mv, m कितना है 4, वेलोसिटी है 3/4, मोमेंटम बिल्कुल 3, और फाइनल मोमेंटम कितना है, अब इसके बाद मोमेंटम है 0, क्यों, mv लगाऊंगा, मास तो है पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब आप बताइए 0 हो गया, तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट इंपल्स निकालो, P2 माइनस P1, P2 0 माइनस 3, इसका मतलब ये है जिस डायरेक्शन में ये मोमेंटम लगा होगा उसके अपोजिट ये लगा होगा। बेटा टाइम किस चीज का दे रखा है, आप समझे ही नहीं, ये यहां से यहां तक का टाइम है, यहां से यहां तक का इंपल्स तो बहुत थोड़ी कटना। देखो एक बात बताओ, कोई चीज कॉन्स्टेंटली चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, कोई फोर्स झटके में लगी होगी, चौथे सेकंड कटा, उसे मोशन से रेस्ट में कर दिया, तो वो टाइम तो तुम्हें पता ही नहीं है ना कितनी, कि वो फोर्स कितनी देर के लिए लगी होगी। ये 4 सेकंड के दौरान तो कुछ हुआ ही नहीं है, इस 4 सेकंड के दौरान तो बंदा अपना चुपचाप चलता रहा,
इस 4 सेकंड के अंदर तो वो चुपचाप चलता रहा, उस 4 सेकंड में वो 3 मीटर चल लिया। ये था बेटा। अब नो डाउट एक ही दिन में इतनी सारी चीजें आती है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। पढ़ना है इसको, तो आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका।